दोस्तों आज का वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है जो रेलवे में एएलपी बनकर बड़े सपना देखते हैं कि हम एई एएमई यानी गजेटेड ऑफिसर बन जाए। तो आज के इस वीडियो में हम जो मुख्य टॉपिक लिए हैं वही है कि एएलपी से एई एएमई यानी राजपत्रित अधिकारी मतलब गजेटेड ऑफिसर कैसे बने। शुरू से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो समझने में। जानेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या नोटिफिकेशन कहाँ से निकलता है, क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, प्रमोशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, रिजर्वेशन किसमें कितना मिलता है, क्या क्या पढ़ना है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, स्टडी मटेरियल कहाँ मिलेगा, बुक कहाँ मिलेगा, सब एक एक करके डिटेल से बताएंगे। चाहे आप एएलपी हैं या ग्रुप सी के कोई भी कर्मचारी हैं, अगर आप चाहते हैं कि डिवीजन में जाकर एक ऑफिसर के रूप में एक अलग केबिन मिले और हमारे अंदर हजारों कर्मचारी काम करे तो आपके लिए ये वीडियो है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि रेलवे में जो एम्प्लॉय हैं जो काम करते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो भाई रेलवे में एम्प्लॉय 4 प्रकार के हैं, ग्रुप ए, बी, सी और डी। अब जो ग्रुप ए होता है ये सभी जो है गजेटेड ऑफिसर होता है, ठीक है। गजेटेड ऑफिसर नहीं, गजेटेड ऑफिसर का हेड होता है, ठीक है। और ये जो है हमारे रेलवे को चलाने का रूल बनाते हैं। रेलवे में ग्रुप ए ऑफिसर जो बनते हैं 50% यूपीएससी के थ्रू और 50% डिपार्टमेंट के थ्रू फिलअप होते हैं, जैसे प्रमोशन होता है ना उसके थ्रू। उसके बाद आ जाइए ग्रुप बी में। ग्रुप बी जो है इससे नीचे का पोस्ट है, ये भी गजेटेड ऑफिसर होता है। यही जो रेलवे में होता है ये इसके द्वारा बनाए गए रूल दोनों मिलकर जो किसी खास जोन डिवीजन के लिए रूल बनाते हैं उसे अप्लाई कराने का काम ग्रुप बी ऑफिसर करते हैं, जो कि गजेटेड ऑफिसर होते हैं। इसी के द्वारा जितना भी लेटर जारी होता है डिवीजन में, देखिएगा जितना भी लेटर निकलेगा इसमें सबसे पहले इनका और फिर जो है आगे का जितने भी ऑफिसर्स हैं उनका रहेगा। यानी जिससे संबंधित ये, जैसे कि इससे ये जो ग्रुप बी ऑफिसर होते हैं एक डिवीजन में बहुत सारा होता है, जैसे कि हर डिपार्टमेंट में अलग होता है। जैसे ये देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक उसी प्रकार यह जो है असिस्टेंट ऑपरेटिंग मैनेजर है, फिर एईएन है, एपीओ है, एसीएम है। अब जो है एएलपी अगर आप भर्ती होते हैं तो एएलपी भर्ती होने के बाद ये आप 2 पोस्ट को पा सकते हैं। कौन सा, कैसे? अगर आप डीजल लोकोमोटिव में है तो हम जैसे दिल्ली डिवीजन में थे तो वहां हम मैकेनिकल, चूंकि ये एएमई क्या होता है मैकेनिकल इंजीनियर, तो डीजल वर्किंग जितना भी इंजन है वर्किंग वो मैकेनिकल इंजीनियर के अंतर्गत हम आते हैं, और जितना भी इलेक्ट्रिकल इंजन है वह इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के अंदर में आते हैं। तो ये तो हुआ कि आप एएलपी क्या बन सकते हैं, एई बन सकते हैं या एएमई बन सकते हैं। एओएम जो बनता है तो वह ऑपरेटिंग मैनेजर बनेगा। कौन? जैसे कि स्टेशन मास्टर है ना, स्टेशन मास्टर अपने जैसे भर्ती हुआ, अब 5 साल तक काम कर लिया, ठीक है, और उसके बाद जो है इसका वैकेंसी निकलेगा तो वो फॉर्म फिलअप कर देंगे। एईएन, ठीक है, अगर आप जेई के रूप में है और सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आते हैं तो आप एईएन बन सकते हैं। एपीओ जैसे कि एनटीपीसी के द्वारा जो है ये 10+2 स्तरीय वैकेंसी निकलती है, उसमें क्लर्क बनते हैं और उसका जो है सर्विस पीरियड है 6 साल के बाद काम करने के बाद वैकेंसी निकलते हैं, आप एपीओ बन जाइएगा, क्लर्क से डायरेक्ट एपीओ बन जाइएगा। फिर एसीएम, ठीक है, कॉमर्शियल मैनेजर, इसमें जैसे कि सीसीटीसी है, टीटी सब है, तो वो जब 6 साल जो उसका क्राइटेरिया है वो फुलफिल करने के बाद अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं, इसका वैकेंसी निकलता है जोनल लेवल पर, तो आप यह फॉर्म फिलअप करके इस पोस्ट को पा सकते हैं। मतलब इस पोस्ट को पाने के लिए आपको ग्रुप सी कर्मचारी होना जरूरी है। कहने का मतलब यह जो है ग्रुप डी कर्मचारी इस पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। चलिए आप समझ गए हैं ग्रुप ए ग्रुप बी कर्मचारी, ठीक है। अब ये ग्रुप बी कर्मचारी जो है ये डायरेक्ट आरआरबी के द्वारा जो सिलेक्टेड होता है प्रमोशन के थ्रू वही बनते हैं, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले जो है एई आईएमई की वैकेंसी निकली हुई थी और चूंकि जो है वो सारी बातें उनसे हम पूछे, सारी जानकारी लिए कि आप कैसे एग्जाम दिए, और हमारे लॉबी के ही
जो पहले एएलपी थे बाद में प्रमोट हुए और उसके बाद एग्जाम दे करके क्या बन गए, एएमई बन गए हैं। ठीक है, यही वर्किंग करते हैं, इसलिए हम डिटेल से आपको बता सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ कि आपको कैसे क्या करना है। आप ये ग्रुप सी के बारे में जान गए। ग्रुप सी कर्मचारी कौन कौन होते हैं भैया? ग्रुप सी कर्मचारी जितने भी 10+2 स्तरीय फॉर्म जो निकलता है, 10th+ ITI जो एएलपी होता है, टेक्नीशियन होता है, वो जितने भी कर्मचारी होते हैं वो सभी कौन आते हैं? ग्रुप सी के कर्मचारी होते हैं। समझ गए? ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी कर्मचारी। ग्रुप डी कर्मचारी वो होते हैं जो कि सिर्फ 10th लेवल पर वैकेंसी निकलती है, जो कि लेवल 1 के अंतर्गत आता है और इसका ग्रेड पे होता है 1800। और वहीं ग्रुप सी कर्मचारी का जो एएलपी होता है उसका ग्रेड पे कितना होता है? 1900। ठीक है, इतना सा याद रखिए। ग्रुप डी कर्मचारी डायरेक्ट जो है ग्रुप बी के लिए फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। अब नोटिफिकेशन और क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है और आप लोगों का लगातार कमेंट भी आता है कि सर इसका नोटिफिकेशन कब निकलता है और इसका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। क्या जो कि 10th के बाद ITI करके और एएलपी में भर्ती हो गए हैं तो क्या वह गजेटेड ऑफिसर बन सकता है? तो भैया हाँ, 100% वह गजेटेड ऑफिसर बन सकता है। इसके लिए किसी प्रकार का डिप्लोमा और बीटेक डिग्री होने की आवश्यकता नहीं है। क्वालिफिकेशन समझ गए। नोटिफिकेशन HRMS के थ्रू निकलती है। ठीक है, HRMS में ही, और वहीं जाके आपको फॉर्म फिलअप करना होता है। आप ओपन चाहिएगा फॉर्म फिलअप करने के लिए तो आप नहीं भर सकते हैं। सबसे पहले आप एएलपी के रूप में भर्ती हुए, यह जो है आपका लेवल कितना हो गया 2 और ग्रेड पे कितना हो गया आपका 1900। ठीक है, उसके बाद 2 साल के बाद आपका सीनियर एएलपी बन जाते हैं। सीनियर एएलपी बनने के बाद LPS के आपका प्रमोशन होता है। कहीं 2 साल में होता है, कहीं 3 साल में होता है, कहीं कहीं 5 साल भी लग जाता है। वो जो है जैसा रिक्वायरमेंट रहता है उसके अनुसार। तो यह जो है अलग अलग डिवीजन का अलग अलग रूल है। ऐसा नहीं कि हम अगर यहाँ का बता रहे हैं तो ऑल ओवर इंडिया अप्लाई होगा। हर जोन का अपना रूल होता है, हर डिवीजन का अपना रूल होता है। ठीक है, तो हम जो अपना चूंकि 2 डिवीजन में काम किए हैं, दोनों डिवीजन का हमारे पास एक्सपीरियंस है तो हम आपके पास शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो एएलपी से सीनियर एएलपी बने, जैसे नॉर्दर्न रेलवे में क्या है, वहां 2 साल में आपका सीनियर एएलपी बन जाइएगा। 2 साल के 3 साल के बाद एलपीएस आपको बना देगा। एलपीएस में अगर 2 साल रह गए तो आपको एलपीजी का उपाधि मिल जाएगा, भले आप एलपीएस के रूप में काम कीजिए। मतलब आपका ग्रेड पे कितना हो जाएगा? 4200 हो जाएगा। ठीक है, मगर जो हावड़ा डिवीजन में ऐसा नहीं है। हावड़ा डिवीजन में क्या है कि भैया जब तक आप एलपीजी नहीं बनिएगा, इंडिपेंडेंट ड्यूटी इसमें नहीं कीजिएगा, तब तक आपका 4200 नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए यहां से बन गया एलपीजी, एलपीजी से बन गया फिर एलपीपी, एलपीपी से बन गया एलपीएम, उसके बाद सीएलआई। अब ये जो है सीएलआई बनने के लिए कोई जरूरी नहीं का एलपीपी होना जरूरी है, एलपीएम होना जरूरी है। पहले हम यहां तक का बनाते हैं, उसके बाद यहां तक बताएंगे। ठीक है, अगर आप एलपीजी में कितना साल 10 साल काम कर लिए, 5 लाख किलोमीटर वर्किंग कर लिए, ऐसे कंडीशन में आप एलिजिबल हो जाएंगे। किसके लिए? सीएलआई का फॉर्म फिलअप करने के लिए। सीएलआई का फॉर्म फिलअप कीजिए, एग्जाम दीजिए, इंटरव्यू होगा, पास हो गए, आप सीएलआई बन गए। अगर आप इसको यह नहीं बनना है तो फिर आपका प्रमोशन होगा मेरिट बेसिस पे, जो है क्या एलपीपी हो जाएगा सीनियरिटी के हिसाब से, फिर आपका सीनियरिटी के हिसाब से एलपीएम में प्रमोशन हो जाएगा। इसमें आपको करने की जरूरत नहीं है, यह डिपार्टमेंट आपको अपने करेगा। ठीक है, आप चाहे तो अपने सर्विस पीरियड में सीएलआई चीफ लोको इंस्पेक्टर तक बन सकते हैं। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। ये जो है आपका मेरिट बेस पे होता है। कहां तक? एलपीएम तक। ठीक है, और जब एलपीएम तक आ गए तो हर तरह का लगभग जो है गाड़ी, दुरंतो, वंदे भारत, हर तरह का गाड़ी आप चला सकते हैं। ऐसे असिस्टेंट पीरियड में भी सीनियर एलपी जब बन जाते हैं तो वंदे भारत, राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, ये सब हम भी चलाए हैं। तो इस तरह से जो है आपका प्रमोशन होता है। इसके बाद जो एएमई की बात करते हैं, एएमई कैसे होता है? तो देखिए, एएमई या एई बनने के लिए, गजेटेड ऑफिसर बनने के लिए एलपीजी में 6 साल काम करना होगा। यह हुआ 30% और 70%। एलडीसी का जो एलडीसीई की जो वैकेंसी निकलती है ना, वह 30% और 70% के आधार पर निकलती है। अब क्या होता है एलडीसी और 70, अगर 30% में निकालेगा, यह जो वैकेंसी निकलती है कितने 30% पर और 70% पर निकलती है। 30% अगर इसके लिए अगर वैकेंसी निकाला गया है तो आपका सर्विस पीरियड क्या होना चाहिए? 6 साल, 6 ईयर जो है
आप कितना होना चाहिए, एलपीजी में काम होना चाहिए, आप काम किए हैं। अगर 70% में निकला है तो 3 साल, क्या 3 साल आपको काम करना होगा। यह जो होता है इसमें जो 70% में जो प्रमोशन होता है इसमें सीनियरिटी के बेस पे वो होता है, आज जबकि ये इस पर वैकेंसी मेरिट के बेस पे होता है। और यह जो वैकेंसी निकाली जाती है कभी 10 गो निकलता है, कभी 12 गो निकलता है, कभी 7 निकलता है। अभी जो है ना 7 वैकेंसी निकला हुआ था, जिसमें जनरल और ओबीसी दोनों के लिए था 5 और एससी के लिए 1 और एसटी के लिए 1। यह जो है टोटल 7 सीट निकला हुआ था। ऐसे आप जानते हैं कि एक जोन में कितना चाहिए, हमको 70% से भी लेना है भर्ती, 30% से भी भर्ती लेना है। तो इस तरह से जो है यह अलग अलग बढ़ जाता है, कैटेगरी के हिसाब से भी बैठ जाता है। तो देखिए सिलेक्शन, चौथा क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में एलडीसी के थ्रू 30% और 70%। अब इसमें आप फॉर्म फिलअप कीजिए, फॉर्म फिलअप करने के बाद पास होते हैं तो आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट होने के बाद इसमें जो है B1 और B2 टाइप का मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की उतना आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आप पहले से एम्प्लॉय रहते हैं। जो भी थोड़ा बहुत अगर होना होगा तो होगा। मेडिकल टेस्ट आपका B1 B2 टाइप का होगा, इसमें A1 की आवश्यकता नहीं है, यानी B1 B2 टाइप के भी हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद आपका होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू मेन होता है। इंटरव्यू के लिए जो बुलाया जाता है पोस्ट का लगभग 6 गुना 7 गुना 8 गुना तक बुलाया जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो है ना बहुत छट जाते हैं। उसके बाद जो है देखा जाता है आपका वर्किंग परफॉर्मेंस क्या है, आप अपने सर्विस पीरियड में रेलवे को कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए हैं, उसके आधार पर, इस सारे आधार पर जो है आपका सिलेक्शन किस में होता है, एएमई या एई के रूप में। समझ गए। अब देखिए कि आखिर रिजर्वेशन के बारे में आपको बता दिए कि रिजर्वेशन जो है जनरल और ओबीसी के लिए सेम पोस्ट निकलता है। जैसे अगर 10 पोस्ट निकला है तो जनरल ओबीसी के लिए 7 पोस्ट रहेगा और एससी के लिए हो सकता है 1 पोस्ट रहेगा, एसटी के लिए 2 पोस्ट रहेगा, जो भी है इस प्रकार से बढ़ जाता है। जनरल और ओबीसी को एक साथ में रखा जाता है, एससी एसटी को अलग अलग दिया जाता है, ठीक है। इतना सा समझ गए। चलिए अब जो है एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है। देखिए एग्जाम पैटर्न जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें टोटल क्वेश्चन की संख्या 175 रहता है। अटेम्प्ट आपको 150 लेना है। आप कहेंगे ये क्या है, अटेम्प्ट 150 लेना है। तो देखिए क्वेश्चन की जो संख्या रहता है, यानी टेक्निकल का क्वेश्चन 85 रहता है, जिसमें आपको 80 अटेम्प्ट लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस और लैंग्वेज रूल से रिलेटेड रहता है 55 क्वेश्चन, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। वही जो है इस्टेब्लिशमेंट एंड फाइनेंशियल रूल से रहता है 35 क्वेश्चन, जिसमें आपको 30 अटेम्प्ट करना है। टोटल कहे तो आपको 175 क्वेश्चन में 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना है। निगेटिव मार्किंग भी, अगर आप गलती करते हैं तो 1/3 मार्क्स काट लिया जाएगा और समय इसमें दिया जाएगा टोटल 3 घंटा, ठीक है। और जो सब्जेक्ट जो जिससे कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सभी आप देख सकते हैं, जिसमें पहला है इस्टेब्लिशमेंट रूल IREM है, और उसके बाद दूसरा है डिसिप्लिन एंड अपील रूल, जिसको कि D&A कहते हैं। तीसरा है फिनेंशियल एंड बजट, फिनेंशियल का जो बजट होता है उसके हिसाब से। कॉन्ट्रैक्टर जो है रूल क्या है, कॉन्ट्रैक्ट जो किसी को दिया जाता है, किसी रूल के थ्रू किसको देना है नहीं देना है, क्या करना है। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल से पूछा जाता है कि कौन सा आर्टिकल हमारे लिए यूजफुल है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन रहते हैं, कुछ क्वेश्चन मैथ्स का भी, इस बार जो है मैथ का भी क्वेश्चन पूछा गया, भैया बता रहे थे। हिंदी से क्वेश्चन रहेगा 10 क्वेश्चन कन्फर्म, मगर ऑप्शनल रहेगा, तो आप इसको चूज कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। तो यह जो है इसका सिलेबस है, मतलब इसी से क्वेश्चन रहेगा। और उसके बाद जो आपका जो टेक्निकल है, जिस डिपार्टमेंट में है उससे क्वेश्चन रहेगा, और इस तरह से सारा क्वेश्चन रहेगा। अगर हम बात करें टोटल का जो सिलेबस जो है, ये सिलेबस बुक्स और स्टडी मटेरियल, इसका सिलेबस जब भी नोटिफिकेशन निकलता है तो उसमें डिक्लेयर लिखा रहता है। अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा सिलेबस, तो आपको हम सिलेबस प्रोवाइड कर देंगे। ऐसे हम पूरी तरह से स्टडी कर लिए थे तभी हम आपको बता रहे हैं। और उसके बाद जो एग्जाम दिए हैं उससे पूछ लिए थे, जो सेलेक्टेड हुए हैं उससे पूछ लिए हैं। नहीं, ओवरऑल सब तरह से हम जानकारी इकट्ठा करके आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं।
बुक की बात हम मुझसे पूछें कि बुक, तो बोला बुक तो अवेलेबल नहीं है इसके लिए। आप जो बुक जैसे कि पढ़ाया जाता है, आप जो ट्रेनिंग करने जाते हैं ELTC या ट्रैफिक का, और उसके बाद इंस्टीट्यूशनल जो कुछ PDF है जो कि आप गूगल पे सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। मगर आपको जो अगर इस लेवल तक पहुंचना है तो कंसिस्टेंसी के साथ लगातार मेहनत करना होगा और खुद आपको स्टडी मटेरियल तैयार करना होगा। यह कहीं अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से सिलेबस, बुक, स्टडी मटेरियल, सिलेबस चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा सिलेबस, आपको सिलेबस हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। बुक्स अगर चाहिए तो यह दिल्ली में मिलेगा, इधर कहीं नहीं मिलेगा। उसके बाद जो स्टडी मटेरियल हो सके तो गूगल पे आप सर्च कीजिएगा तो स्टडी मटेरियल थोड़ा बहुत मिल जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हम अपना सफर ALP से लेकर AE या AME तक कैसे पूरा कर सकते हैं और गजेटेड ऑफिसर के कुर्सी को पा सकते हैं। हम अपने तरफ से जो भी जानकारी थी आपके साथ शेयर किए। अगर कुछ जानकारी बच गई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन जानकारी के साथ। जय हिंद।